हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल एडू हेल्थ में। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू चैप्टर के साथ। ये चैप्टर है क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। ओके, तो यहाँ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने रूल किया इंडिया में और कैसे उन्होंने 1857 का रिवॉल्ट को असर उन पे नहीं आया और वो जीतते रह गए, और उनका क्या पर्पस था हमारी कंट्री को रूल करते समय। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो चीज़ को हमें समझना है कि ब्रिटिशर्स का क्या पर्पस था। तो वो एक कल्चर मिशन के साथ भी आए थे कि वो चाहते थे कि हमारे इंडिया का कल्चर भी अफेक्ट हो, हमारे इंडिया का कल्चर भी वो बदल सके, और पूरी तरीके से वेस्टर्नाइजेशन या इंग्लिश लैंग्वेज को वो कैसे एनकरेज कर रहे थे वो इस चैप्टर में देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले स्कॉटिश आए थे वो है विलियम जोन्स, अराइव्ड इन कैलकाटा इन 1783। तो विलियम जोन्स सबसे पहले आए थे 1783 में कैलकाटा में। ये क्या थे, एक जूनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट, एंड ही वाज आल्सो अ लिंग्विस्ट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में जो कंपनी ऑफिशियल्स ने बनाया था, तो वहाँ पे एक जूनियर जज थे एंड ही वाज अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट यानी उन्हें एक से ज़्यादा भाषाएं आती थी, जैसे ग्रीक हो गया, अरेबिक हो गए, स्पेनिश हो गए, ये सारी लैंग्वेज उन्हें अच्छे से आती थी। देयरफॉर लिंग्विस्ट उसी को कहते हैं जैसे 2 या 2 से ज़्यादा भाषा आती हो। ही वॉज स्टडिंग एशियन इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। वो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते थे, जैसे लॉ हो गया, फिलोसफी हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारे टेक्स्ट के बारे में वो पढ़ाई करते थे। ओके, तो विलियम जोन्स का ये मानना था, वो ओरिएंटलिज्म को सपोर्ट करते थे, वो एक ओरिएंटलिस्ट थे, यानी वो एशिया के कल्चर को जानना चाहते थे। ओके, और एशिया के कल्चर यानी हमारे जो एशियन लैंग्वेजेस थी, हमारी एशियन लैंग्वेजेस कौन सी थी, हमारी एशियन लैंग्वेजेस संस्कृत और पर्शियन थी, उसी को सब रीड करते थे पहले के टाइम में। इंग्लिश तो बहुत बाद में आई थी और हिंदी भी बाद में आई थी। तो यहाँ पे संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज को बहुत डिटेल में पढ़ते थे विलियम जोन्स। उन्हें हमारे कल्चर के लिए एक डीप रिस्पेक्ट था, वो चाहते थे कि हमारे कल्चर को पढ़ें, और वो क्या करते थे, ही यूज टू ट्रांसलेट दी संस्कृत लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। ओके, इन्हीं के साथ साथ जोन सेटअप एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी, एंड स्टार्टेड अ जर्नल एशियाटिक रिसर्चर्स विद कोलब्रुक एंड हैलेट। कोलब्रुक और हैलेट ये दोनों भी एक इंग्लिशमैन हैं, और इनका भी यही था कि एशियन टेक्स्ट को पढ़ते थे, हमारे जो सैक्रेड टेक्स्ट थे उनको रीड करते थे, उनको समझते थे, उनकी मीनिंग्स को समझते थे और चीज़ों को डिस्कवर करते थे, और उसके बाद उन लैंग्वेज को, जैसे संस्कृत या पर्शियन लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट कर देते थे। तो ये काम वो करते थे, उनका ये मानना था। बेसिकली जब इन्होंने ये काम शुरुआत की कि वो हमारी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, हमारी एशियन ग्लोरीज़ को समझ रहे हैं, हमारे पास्ट को समझ रहे हैं, हमारे कल्चर में इतना इंटरेस्टेड है, तो लाजुब सी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, कंपनी ऑफिशियल्स थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो वेस्टर्नाइजेशन यानी उनके कल्चर, यूरोप के कल्चर को प्रमोट करें जो इंग्लैंड का कल्चर है। पर यहाँ पे जो विलियम जोन्स हैं, कोलब्रुक हैं, एलहेड हैं, इनका ये मानना है कि नहीं, अगर हमें हिंदुस्तानियों का दिल जीतना है यानी इंडियंस का दिल जीतना है, तो हमें उनकी लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनकी लैंग्वेज सीख जाएंगे तभी हम उनका जीत सकते हैं, और तब जाके हम इंडिया को डिस्कवर कर सकते हैं। तो विलियम जोन्स और कोलब्रुक थोड़े से अलग ओरिएंटलिस्ट को मानते थे, वो ओरिएंटलिज्म में ज़्यादा थे, और उनका ये मानना था कि हमें एशियन टेक्स्ट को पढ़ने चाहिए, हमें इंडिया के सैक्रेड टेक्स्ट को जानना चाहिए, उन्हें रीडिस्कवर करना चाहिए। और उनका ये भी मानना था कि जो भी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स हैं इस कंट्री में, उनको हम दूसरी लैंग्वेज क्यों सिखाएं, दूसरे सब्जेक्ट क्यों सिखाएं, हम उनको वही लैंग्वेज सिखाते हैं जिसमें वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम कोई और लैंग्वेज लेके आ जाएंगे तो उन्हें वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो वो चाहते थे कि हमारी एशियन टेक्स्ट को, हमारी ही सैक्रेड टेक्स्ट को, हमारी नेटिव लैंग्वेज को हमको सिखाया जाए, रैदर देन हम कोई और लैंग्वेज को सीखें। इसीलिए ओरिएंटलिस्ट यानी विलियम जोन्स, कोलब्रुक, एलहेड, ये लोग ये मानते थे कि हमें जो इंडियंस हैं उन्हें अपनी ही नेटिव लैंग्वेज को सीखना चाहिए। तो तब ये 2 चीज़ें डिसाइड की गई कि मदरसा ही खोला जाएगा 1781 में इन कैलकाटा। इसका क्या मकसद होगा कि जो भी इस्लामिक लॉज है, पर्शियन लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज है, इन सब को एनकरेज किया जाए।
क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो मेजॉरिटी जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब मुस्लिम्स होते हैं, तो उन्हीं के जो एशियन टेक्स्ट हैं, यानी आपकी पर्शियन हो गए, पर्शियन लैंग्वेज उर्दू से ही ओरिजिनेट होती है। फिर यहाँ पे इस्लामिक लॉ को पढ़ाया जाएगा, स्टडी ऑफ अरेबिक, कैलकाटा में इसको खोल दिया गया इन 1781। ओके, फिर दूसरी चीज़ क्या की गई हिंदूज़ के लिए, तो हिंदू कॉलेज को स्थापना की गई इन बनारस इन 1791 टू एनकरेज द संस्कृत टेक्स्ट। संस्कृत लैंग्वेज को और भी ज़्यादा वो एनकरेज करने लगे, बढ़ाने लगे, जिससे संस्कृत लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन भी यूज़फुल हो सके। तो कुछ कंपनी ऑफिशियल्स को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि जो भी ओरिएंटलिस्ट कर रहे थे कि हमारी लैंग्वेज हमको सिखा रहे हैं, उसको रीडिस्कवर कर रहे हैं, उसी को ट्रांसलेट करें, ये सारी चीज़ें। जेम्स मिल ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया ओरिएंटलिस्ट को, जो भी ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट कर रहे थे अभी तक। तो जेम्स मिल क्या कहते हैं कि ईस्टर्न लिटरेचर इज़ फुल ऑफ एरर्स, यानी जो हमारा लिटरेचर है, ईस्टर्न लिटरेचर में बहुत सारे एरर्स हैं, ये बहुत ही अनसाइंटिफिक और नॉन टेक्निकल है, ये हमारे किसी भी प्रैक्टिकल यूज़ के लिए नहीं है। और अगर जो भी ओरिएंटलिस्ट हैं जो कि हमारी लैंग्वेज यानी संस्कृत या पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा। और ये एकदम बेसलेस है कि वो सोच रहे हैं कि वो हमारा दिल जीत पाएंगे ये सब करके। वो ऐसा कह रहे हैं कि ओरिएंटल लर्निंग से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बेकार की बात है, इसमें सब एरर्स हैं। उसी के साथ साथ इस टाइम पे बाय 1830 ओरिएंटलिस्ट पे अटैक होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। अटैक एक और इंसान करते हैं जिनका नाम है थॉमस मैक्वेले। ओके, तो ये क्या बोलते हैं कि स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग। उनका ये कहना है ओरिएंटलिस्ट के लिए कि जो आप प्रमोट कर रहे हो लैंग्वेजेस को, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्यों आप पब्लिक का मनी जो है वो वेस्ट कर रहे हो इस चीज़ के लिए। उनका ये मानना था कि जो भी इंग्लैंड का लिटरेचर है, जो भी वेस्टर्न लिटरेचर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू हमारा लिटरेचर यानी ईस्टर्न लिटरेचर। वो मानते थे कि जो ईस्टर्न लिटरेचर है उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, और अगर हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ करना है, तो हमें वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करना पड़ेगा, हमें वेस्टर्न लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा, हमें इंग्लिश को सीखना पड़ेगा, तभी जाके हमारी जो कंट्री है और उसमें जो इंडियंस हैं वो जाके सिविलाइज्ड हो सकते हैं। अगर हम अपनी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अभी तक, तो हम में कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है, ऐसा ये मानते थे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं हमारे लैंग्वेज के बारे में कि हमारा कल्चर ऐसा है, हम लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं, हमें मैनर्स नहीं हैं, और हमें ये सब चीज़ें सीखनी हैं। हमें साइंटिफिक दौर में जाना है या हमें टेक्निकल चीज़ों को सीखना है, एक प्रैक्टिकलिटी लानी है लाइफ में, तो हमें इनकी लैंग्वेज यानी वेस्टर्न लैंग्वेज को सीखना ही पड़ेगा। ये ऐसा भी मानते थे कि जो वेस्टर्न लिटरेचर है, अगर हम वेस्टर्न लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो हम वेस्टर्न लिटरेचर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये मानते थे कि वेस्टर्न लिटरेचर इज़ द फाइनेस्ट लिटरेचर इन द होल वर्ल्ड एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न लिटरेचर। तो ये सब चीज़ों को ये प्रमोट कर रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे ये लोग। और जो ओरिएंटलिस्ट थे, जैसे हमने देखा विलियम जोन्स, हेनरी कोलब्रुक, इन सब का ये अपोज कर रहे थे कि क्यों आप इनको हमारी लैंग्वेज सिखा रहे हो, हमें तो इन्हों सिखाना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को हमें सिखाना चाहिए। तो बिल्कुल भी अपोजिशन जो था वो बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है बाय द 1830। तो अब कौन कौन से एक्ट आए हैं, कब ये एक्ट आए हैं और इस एक्ट का क्या मतलब था, क्यों वो लेके आए, इस चीज़ को समझते हैं। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था 1835 में, ध्यान रखना है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। तो नाम से एक्ट के पता चल रहा है कि इसमें क्या पर्पस होगा इस एक्ट का। तो इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, जो भी हायर एजुकेशन में है उसमें इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कर दिया, यानी जो भाषा में आप पढ़ते हैं उसमें आपको इंग्लिश ही लेना पड़ेगा। एंड दे स्टॉप प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग, ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करने वाले जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन थे, जैसे मदरसा था, हिंदू कॉलेज था, उन सबको स्टॉप कर दिया गया कि अब ये जो है इनको प्रमोट करना बंद करेंगे, अब इनकी लैंग्वेज को प्रमोट करना बंद कर देंगे, और इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप्लाई कर दिया गया इन हायर एजुकेशन। तो ये चीज़ें उन्होंने की। फिर बाद में वुड्स डिस्पैच आया, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वुड्स डिस्पैच जो है वो आया है 1854 को, और 1854 को कौन लेके आए थे, इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी, उसके जो प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड, वो वुड्स डिस्पैच को लेके आ गए थे।
और इसमें भी वही सेम चीज़ की गई थी, यूरोपियन लर्निंग यानी इंग्लिश लैंग्वेज को इसमें भी प्रमोट किया गया था कि जो भी एजुकेशन है, जो भी जहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज को अप्लाई किया जा सके वहाँ पे इसको मैंडेटरी कर देंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज ही आपको पढ़नी है। और वो ये ऐसे भी मानते थे जो चार्ल्स वुड थे कि अगर हमें ऑनेस्ट रहना है, ट्रूथफुल रहना है, हमें सिविल सर्वेंट्स बनना है जिस पे कंपनी ट्रस्ट कर सके, तो हमें इंग्लिश को सीखना आना ही पड़ेगा। अगर हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो हम कभी ऑनेस्ट नहीं बन सकेंगे, हमें मोरल कैरेक्टर्स नहीं आ पाएंगे और हम कभी सिविलाइज्ड भी नहीं हो सकेंगे। तो ऐसा वो मानते थे और इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन को मैंडेटरी ये लोग करने जा रहे थे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1857 कब 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया गया। वो कौन कौन सी थी? कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ को 1857 में सेटअप कर दिया गया था। तो अब आगे चल के जो अटैक था, जो भी एंटी ओरलिस्ट थे, तो उनका अटैक बढ़ते बढ़ते अब जाता है लोकल स्कूल्स पे, जो कि हमारी पाठशालाज होती थी पहले के टाइम पे। तो ब्रिटिशर्स इसमें क्या चीज़ें देखते हैं और क्या फिर वो चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे विलियम एडम जो कि स्कॉटिश थे, इन्हें भेज दिया जाता है इन 1830 टू रिपोर्ट द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर एजुकेशन। तो वर्नाकुलर स्कूल्स में कैसे एजुकेशन चल रहा है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए विलियम एडम को भेजा जाता है। वो बंगाल और बिहार के कुछ स्टेट्स में जाते हैं और उस पर रिसर्च करते कि वहाँ पे पाठशालास में कैसे कैसे एजुकेशन चल रहा है, वर्नाकुलर एजुकेशन कैसे काम कर रहा है। तो वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस टाइम पे 20 लाख बच्चे जो है, तो 20 लाख स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इन द पाठशालास। वो सब एक ही साथ पढ़ते थे और उसमें पाठशाला की जो आप देखोगे रूटीन बहुत अलग था, उनका सिस्टम बहुत अलग था। सिस्टम कैसे अलग था वहाँ का कि वहाँ पे कोई फिक्स्ड फ़ी नहीं होती थी। अगर कोई बच्चा थोड़ी अच्छी फैमिली से तो हो सकता है उसकी एक रेगुलर फ़ी होगी, जो बच्चा गरीब है तो उसके लिए कोई फ़ीस भी नहीं होती थी। कोई एग्ज़ाम का सिस्टम नहीं था कि कोई एनुअल एग्ज़ाम होता, कोई एग्ज़ाम का सिस्टम ही नहीं था। कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं था, एक ही चीज़ सबको पढ़ाई जा रही थी। ओके। और ये एक और चीज़ में देखी जाती थी कि जो गरीब बच्चे, एक टाइम पे ऐसा था कि गरीब बच्चे जो थे गांव में जो रहते हैं वो सब क्या करते थे, एक टाइम पे उनकी हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, तो उस हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो नहीं जा पाते थे स्कूल। तो टाइमिंग को ऐसा फ्लेक्सिबल रखा जाता था कि उनकी स्टडीज़ भी लॉस नहीं होती थी और जब वो आते थे तो वो आराम से, जो उनके गुरु होते थे पाठशाला के, वो उनको पढ़ा दिया करते थे। तो आप देखेंगे तो जो गुरु होता, अगर आपने देखा भी हो पहले के टाइम पे कैसा होता था कि गुरु ऊपर बैठते थे और जो नीचे हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो थे उनके बैठते थे। कोई एज का नहीं था, कोई क्लास नहीं थी कि सबको अलग अलग करके बैठना है, सब साथ में बैठते थे और सब साथ में ही चीज़ों को समझते भी थे। तो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, इसे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर ये जो सिस्टम था ये ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाया पाठशाला का। और उससे होता क्या है कि ब्रिटिशर्स 1854 के बाद से एक न्यू रूल्स, न्यू इंस्ट्रक्शन को लगा देते हैं ऑन द पाठशाला। उन्हें ये चीज़ ज़्यादा दिन तक पसंद आती नहीं है। वो पाठशाला में क्या करते हैं कि वो एक फ़िक्स्ड फ़ी लगा देते हैं कि इतना रेगुलर फ़ी आपको लेना ही है। टाइम टेबल बना दिया जाता है, टेक्स्ट बुक उन्हें दे दी जाती है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, आपको वो चीज़ें पढ़नी है। और गवर्नमेंट अपने पंडित्स को भेज दिया करती थी कि वो देखे कि वहाँ पे ऐसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छे से काम चल रहा है कि नहीं, पाठशाला में उनके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। वो ये सारी चीज़ों को नोटिस करते थे। फिर यहाँ पे एक और जो सबसे ख़राब चीज़ हुई कि वहाँ पे जो हमने देखा कि जो गरीब बच्चे होते थे उनका जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता था तब उनका कोई ऐसा नहीं था कि उन्हें जाना ही है, वो बाद में पढ़ाई कर पाते थे इन द पाठशाला। बट अब क्या हो गया, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ये कर दिया कि अगर आपकी लॉस हो रहा है तो कुछ नहीं, आपका जो भी क्लासेस है वो मिस हो जाएगा और आपको नहीं पढ़ाया जाएगा उस टाइम पे जिस हिसाब से आपसे चाहें, क्योंकि एक फ़िक्स टाइम टेबल तय कर दिया गया। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अभी हार्वेस्टिंग का है तो चलेगा बाद में पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी जो पढ़ाई थी, जो गरीब बच्चे थे उनकी पढ़ाई बहुत तरीके से लॉस होने लगी, है ना। एनुअल एग्ज़ाम्स होने लगे, हर चीज़ें अलग हो चुकी थी जो कि पाठशाला में चली आ रही थी। तो इसकी वजह से जो बच्चों में डिज़ायर था कि हमें लर्न करना है, हमें पढ़ना है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था इन द पाठशाला, क्योंकि उन्होंने पूरा वर्नाकुलर एजुकेशन को ही चेंज कर दिया, अपने हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीकेट कर दिया। और जो भी गुरु इस चीज़ को, या जो भी टीचर उनका होता था, जिस इस चीज़ को नहीं मानेगा तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं मिलेंगे, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से।
तो यहाँ पे जो गुरुज थे जो कि एकदम स्ट्रेस फ्री तरीके से पढ़ाया करते थे बच्चों को, कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे, सब बच्चे आराम से पढ़ रहे थे, वो बहुत सारी चीज़ों से बन जाते हैं और इससे बच्चों का भी और गुरुज को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो अब महात्मा गांधी कहते हैं कि वो खुल कर विरोध करते हैं इंग्लिश एजुकेशन का। वो ये बात कहते हैं कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन को सीखेंगे तो हम एक गुलाम बन के रह जाएंगे ब्रिटिशर्स का। और इंग्लिश जो एजुकेशन है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, वो हमें क्या सिखा रही है, वो हमको इन्फीरियर फील करवा रही है। और जो वेस्टर्न लैंग्वेज है उसको हम समझ रहे हैं कि वो हमारी लैंग्वेज से काफ़ी सुपीरियर है। तो इससे हमारा कल्चर का जो प्राइड था, जो हमें अपने कल्चर पे भरोसा था, गर्व था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो इंडियंस में ये चीज़ें बहुत दिख रही थी महात्मा गांधी को। ये सोचते थे कि इंग्लिश एजुकेशन से हमको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमारी जो डिग्निटी होती है, हमारी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इस लैंग्वेज की वजह से। तो वो बिल्कुल खुल के विरोध करते हैं इस लैंग्वेज का। और एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन का पर्पस होता है कि वो आपकी माइंड को, आपकी सोल को डेवलप करे। पर यहाँ पे तो हम इंग्लिश एजुकेशन में सिर्फ रीडिंग और राइटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, रीडिंग और राइटिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पर ओरल नॉलेज जो बेस्ड नॉलेज होती है वो कभी भी हमें वेस्टर्न लैंग्वेज, वेस्टर्न एजुकेशन से नहीं मिल सकती है। तो ये मानना था महात्मा गांधी का। और वो ये मानते थे कि इंडियंस जो है वो क्रिपल हो रहे हैं, वो बंद के रह जाएंगे अगर वो वेस्टर्न एजुकेशन को पूरी तरीके से अपना लेंगे और अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को पूरी तरीके से अगर भूल जाते हैं। और उनका ये मानना था महात्मा गांधी का कि हमें ओरल नॉलेज को सपोर्ट करना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज को सपोर्ट करना चाहिए, अपने कल्चर को मानना चाहिए जो हमारा प्राइड है, नॉट जस्ट वेस्टर्न एजुकेशन जो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग में ही फोकस करता है। और हम इंडियंस को क्राफ्ट सीखना चाहिए, स्किल्स को सीखना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएँ, डेवलप कर सकें और देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन से नहीं होगा, उससे कोई भी फ़ायदा हमें नहीं होने वाला। तो हमें अच्छा है कि हम अपनी ही लैंग्वेज को बढ़ावा दें। तो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज के ख़िलाफ़ में आ चुके थे। तो अब देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या कहना था इंग्लिश एजुकेशन में, क्या उनके थॉट्स थे एजुकेशन को लेके। तो सबसे पहले आप जानते होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है और नोबेल प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने शांति निकेतन यानी अवार्ड ऑफ पीस इंस्टीट्यूशन बनाया था, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग लगता था, बहुत ज़्यादा उन्हें ऑपरेसिव लगता था, घुटन होती थी उन्हें स्कूल जाने में। और उनको ही लगता था कि इतने ज़्यादा डिसिप्लिन में स्कूल में रखा जाता है, तो उनके जो थॉट्स थे एक टाइम पे वैंडर होने लगते थे, वो बिल्कुल तरीके से स्टडीज़ पे फोकस ही नहीं हो पाते थे। तो वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चलाना चाहते थे, ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे कि बच्चों का डेवलपमेंट वहाँ बहुत अच्छा हो, बच्चे वहाँ पे खुश हो, उनको फ्री महसूस हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी वो डेवलप कर सके, उनकी खुद की इच्छा है कि वो पढ़ाई कर सके, ऐसा वो चाहते थे। ऐसा स्कूल वो बनाना चाहते थे जिसमें चाइल्ड कुड बी फ्री, हैप्पी और क्रिएटिव। क्योंकि वो स्कूल सिस्टम में उन्हें नहीं दिखा, जब वो एजुकेशन ले रहे थे तो उन्हें बिल्कुल भी क्रिएटिविटी उनकी ख़राब हो चुकी थी, उन्हें कोई डिज़ायर नहीं होता कि वो पढ़ाई कर सके। तो एक ऐसा स्कूल सेटअप करना चाहते थे जिसमें बच्चे एकदम फ्रीली रह सके और नेचुरल हैबिटेट में पढ़ सकें। तो उन्होंने शांति निकेतन को बनाया था। शांति निकेतन एक्चुअली 100 किलोमीटर दूर है कैलकाटा से, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ पे एजुकेशन इतना अच्छा है कि लोग क्रिएटिविटी के साथ पढ़ते हैं, उन्हें हर चीज़ सिखाए जाते हैं, बच्चे खुश रहते हैं, उनकी खुद से इच्छा होती है कि वो पढ़ाई करें, उन्हें बिल्कुल भी सफोकेटिंग ये सारी चीज़ें नहीं लगती है। और जब क्रिएटिविटी बच्चों में होती है तो वो खुद ही पढ़ सकते हैं, खुद ही लिख सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती पढ़ाई में। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप शुरू में ही, जब टाइम है उसके क्रिएटिव होने का, क्रिएटिव माइंड्स का बहुत ज़रूरी होता है बच्चों में, अगर तभी आपने उस चीज़ को रोक दिया तो वो कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर पे इस पे इन्होंने काम किया था। शांति निकेतन स्कूल वेयर द चिल्ड्रन एंड कल्टिवेट इन देयर नेचुरल क्रिएटिविटी में वो अपने आप को पढ़ सकें। तो बच्चों के लिए शांति निकेतन बनाया था बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ओपिनियन में देखेंगे तो सिमिलैरिटीज़ भी हैं और थोड़ा सा डिफरेंसेस भी रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी में। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ये मानते थे कि हाँ,
वो वेस्टर्न एजुकेशन हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन नहीं सीखना चाहिए। बट कुछ हद तक रवींद्रनाथ जो टैगोर थे वो ये मानते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन थोड़ा बहुत मिक्स करके हम पढ़ा सकते हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसके साथ साथ वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन भी लाएं। जैसे वो जब उनकी स्कूल्स में आर्ट सिखाया जा रहा है, म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, डांस सिखाया जा रहा है, तो रवींद्रनाथ टैगोर ये मानते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हमें पार्ट बनाना चाहिए एजुकेशन का। और जो कि महात्मा गांधी थे वो बिल्कुल इसके अपोज में थे, वो बिल्कुल भी साइंस, टेक्नोलॉजी या इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं लेके आना चाहते। बट रवींद्रनाथ टैगोर मानते थे कि नेशनल एजुकेशन में आर्ट्स के साथ साथ, म्यूज़िक के साथ साथ, डांस के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो मिक्सचर चाहते थे ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस का। अब यहाँ पे क्या होता है कि आज भी ये डिबेट है कि नेशनल लैंग्वेज क्या है, कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन को लेना चाहिए कि नहीं, हमें उसको पढ़ना चाहिए, अपनी ही जो ओरिएंटल लर्निंग है उसी में ही रहना चाहिए, अपने ही लिटरेचर्स को पढ़नी चाहिए। बट आज भी बहुत सारी डिबेट्स चल रही है इस नेशनल एजुकेशन पे। तो आप अपनी राय भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि नेशनल एजुकेशन में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वेस्टर्न एजुकेशन हमारे लिए। यही हमारा चैप्टर्स था, हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।